नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सम्राट अशोक, या जिसे इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है, जिनका कालक्रम 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात जब उसका पुत्र अशोक बैठा तो अशोक के बारे में जो सबसे पहले जानकारी देते हैं वो है टिफेंतलर महोदय, जिन्होंने 1730 ईस्वी में टिफेंतलर महोदय ने सर्वप्रथम जो है अशोक के बारे में जानकारी दी, या फिर उनके जो है दिल्ली का जो स्तंभ था उस स्तंभ का टिफेंतलर महोदय ने पता लगाया। उसके पश्चात जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों का जो अभिलेख थे उन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को जाता है। सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि अशोक के जो नाम है, तो अशोक के नाम के बारे में जो है अशोक के अलग अलग नाम थे, जिनमें जो है अलग अलग नाम है, जैसे अशोक है जो मिलता है मास्की, गुर्जरा और निट्टूर, मास्की, गुर्जरा और निट्टूर अभिलेखों में जो है अशोक का नाम मिलता है। सिंगली जो ग्रंथ है दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, महावंश और दिव्यवदान में प्रियदर्शी, सिंगली अनुश्रुतियों में देवनाम प्रिय जो है अशोक का नाम मिलता है। देवनाम प्रिय जो नाम था सिंगली अनुश्रुति है, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो सम्राट जो जेम्स प्रिंसेप थे, तो जेम्स प्रिंसेप महोदय ने जो अशोक के जो अभिलेख है उनकी खोज की थी, तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था उन्होंने। तो उस समय दोस्तों उनको जो है एहसास हुआ कि ये जो है तिस जो है सिंगल के जो राजा था तिस, उस राजा का नाम देवप्रिय होगा। लेकिन बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बोला कि अशोक का ही नाम जो है अशोक का नाम ही देवनाम प्रिय जो तादाद में उनके नाम का लगाया जाता है। दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसमें ज्ञात होता है कि अशोक ने जब राजा बना था अशोक ने, तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है राजा बना, लेकिन उसने केवल तिस और बिताशोक, दो भाई अपने तिस और बिताशोक, तिस और बिताशोक को छोड़कर सारे भाइयों को अशोक ने अशोक ने मार डाला। अशोक की अब हम बात करें तो दिव्यवदान में जो है अशोक की माता जो है अशोक की माता का दिव्यवदान जो है बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जिसे अग्रमहिषी, मुख्य रानी अग्रमहिषी जो है कहा जाता है। अब अशोक के जो वैवाहिक संबंध है, अशोक के जो विवाह है उनकी बात करें तो है सिंगली परंपराओं के अनुसार जो अशोक ने उज्जैन जाते समय क्योंकि जो अशोक अपने पिता के समय अपने जो पिता है बिंदुसार उसके समय में
अवंती का जो है अशोक गवर्नर था। अशोक को जो गवर्नर बना रखा था, वहां का राजा बना रखा था इनके पिता ने, किसने, बिंदुसार ने। तो जब इनका जाना आना जाना लगा रहता था, तो ये उज्जैन जा रहे थे, तो उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों उज्जैन जाते समय ही विदिशा में जो है अशोक ने ठहराव लिया, और विदिशा में जो श्रेष्ठी थे, उन श्रेष्ठी की पुत्री जो है देवी, पहला विवाह हुआ इनका श्रेष्ठी की पुत्री जो है देवी से, कुमार देवी या देवी मानो, जो देवी से है इनका विवाह हुआ। तो जो है इन्हीं के से जो इन देवी है तो विदिशा की थी, तो इनको विदिशा महादेवी कहते हैं। इनके ही जो बेटे थे दो, जिनको अशोक ने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बाद में महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री। इनकी माता कौन थी, विदिशा महादेवी। इसके बाद में दिव्यावदान में उनकी एक पत्नी का नाम जो है तिष्य रक्षिता मिलता है। एक पत्नी है अशोक की, तिष्य रक्षिता का मिलता है उल्लेख। और अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के जो अभिलेख है, तो अभिलेख में जो एक रानी का नाम मिलता है, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलता है, इलाहाबाद से मिलता है, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो इस अभिलेख में इनकी एक रानी का नाम मिलता है कारुबाकी, जो तीवर की माता थी। तो जो कारुबाकी जो रानी थी वो तीवर की माता थी। अशोक ने सुसीम को, अपने भाई एक सुसीम है, उसको भी अशोक ने पराजित किया। अशोक ने लगभग 273 ईस्वी में मगध का जो है शासन संभाला, और उसको जो है देवनाम और ये जो प्रिय उपाधि है उनके साथ में शासन संभाला। लेकिन अशोक का जो शासन संभाला अशोक ने 273 ईस्वी में, लेकिन 269 ईस्वी में अशोक का जो विधिवत जो है राजा बनने के बाद में विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईस्वी में हुआ, मतलब इनके शासन के 4 वर्ष पश्चात। उसके पश्चात अशोक ने अपने जो शासन है उस शासन को जो है बढ़ाना है, जो प्रारंभ किया, और शासन का जो है विकास क्रम है इन्होंने जारी रखा। उसी के दौरान अपने शासन के जो है 9वें वर्ष बाद अपने राज्याभिषेक के और शासन के 13वें वर्ष बाद इन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में जो है आक्रमण किया। कहां पर, कलिंग पर। कलिंग आक्रमण जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो 261 ईस्वी पूर्व किया, शासन के 9वें वर्ष में, जो है इनके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में और शासन काल के 13वें वर्ष बाद। तो इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर जो इन्होंने आक्रमण किया, जिसका उल्लेख कौन से अशोक ने इसका उल्लेख किया अपने 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में जो है इस आक्रमण का उल्लेख होता है। तो इस आक्रमण में लगभग 2.5 लाख सैनिक, मतलब 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिक जो है घायल हो गए, मतलब गंभीर रूप से घायल हो गए। तो उस युद्ध के जब युद्ध खत्म हुआ दोस्तों, तो युद्ध खत्म होने के बाद में जब अशोक ने युद्ध की जो मैदान को देखा, तो युद्ध के मैदान को देखकर अशोक का जो है मन जो है करुणा से व्याप्त हो गया। तो करुणा से व्याप्त होने के बाद में अशोक ने अपनी जो विजय नीति थी, जिसका नाम था, अपनी विजय नीति का नाम है दिग्विजय की जो नीति थी, दिग्विजय की जो नीति थी, उस नीति को उसी युद्ध के दौरान जो है त्याग दिया और इन्होंने धम्मघोष की नीति, दिग्विजय की नीति या भैरी घोष मतलब गर्जनाओं के साथ में युद्ध का आह्वान करना, इस नीति को त्याग कर अशोक ने धर्म के रास्ते पर चलने वाली नीति है उसको जो है अशोक ने अपना लिया। उसके पश्चात अशोक ने जो उस सीमा पर, कलिंग की सीमा पर जो लोग रहते थे उनके लिए 2 आदेश है जारी किए। कहां से, एक तो धौली तोसली, और दूसरा आदेश जारी किया इन्होंने समापा।
मतलब जोगढ़। तो धौली और जोगढ़ जो है दो जगहों से इन्होंने अपने जो है क्या नाम है आदेश जारी किए कलिंग वासियों के लिए कि अब मैं तुम्हारी रक्षा है या फिर जो हुआ मतलब, तो अशोक ने अपने जो दो आदेश जारी किए। कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है कि कलिंग किस लिए, तो कलिंग अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके पश्चात जो है कलिंग आक्रमण करने के बाद में अशोक ने जो कलिंग की जो सीमा के आसपास जो रहती थी आठविक जातियां, कौन सी जाति, आठविक जाति है, इन जातियों को अशोक ने कड़ी चेतावनी दी कि इन जातियों ने अगर कलिंग से रिलेटेड या आसपास कोई भी अपनी गड़बड़ी फैलाई तो मैं उनको बहुत ही ज्यादा कठोर दंड दूंगा। अशोक ने अपने जो अभिलेख है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से जो है प्रजा को संबोधित किया। तो अशोक के जो शिलालेख है तो उन शिलालेखों में अशोक ने क्या क्या कहा, तो अब हम बात करते हैं अशोक के जो शिलालेखों के बारे में। तो अब हम अशोक के जो शिलालेख है उनमें क्या कहा। दोस्तों हमने आज अभी बात की अपने अपने जो पहले अपना एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि अशोक महान सम्राट बना 273 ईस्वी पूर्व में, जिन्होंने 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अशोक का अब सबसे पहले नाम है तो भाई कि सम्राट जो है अशोक को अशोक ही क्यों कहा जाता है, इसका नाम अशोक है वो कैसे निकला। तो अशोक के जो नाम के जो तादात्म्य है वो मिलते हैं भाब्रू शिलालेख में। अशोक के जो है भाब्रू शिलालेख में कि अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। मास्की गुर्जरा निट्टूर अभिलेख से मिलता है कि अशोक का नाम अशोक महान था या फिर महान था। सिंगली अनुश्रुतियों में इनको देवनाम प्रिय कहा गया, जिसके बारे में पहले प्रारंभ में जो है टिफेंथलर जो जेम्स प्रिंसेप ने कि सिंगली जो राजा थे तिश्य उनका नाम देवनाम प्रिय, लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने जो है संशोधन किया, उसमें उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला कि देवनाम प्रिय अशोक का ही नाम था। दीपवंश और महावंश और दिव्यवादान जो बौद्ध ग्रंथ है उन ग्रंथों के में अशोक का नाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शन आदि जो नाम है वो मिलते हैं। उसके पश्चात जो है जो दिव्यवादान ग्रंथ है वो कहता है या बौद्ध ग्रंथ जो कहते हैं कि अशोक ने दोस्तों अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या, मतलब वो अपने उससे कहते हैं 99 भाइयों की हत्या करके अशोक शासक बना, लेकिन अपने 2 भाई खाली तिस और बिताशोक को छोड़ दिया। उसके पश्चात जब हम अशोक का आगे जो जीवन काल देखते हैं कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, जो अग्रमहिषी कही जाती थी, अब मुख्य रानी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने आगे देखा कि जो अशोक है उसका जो शासन काल है कब से कब तक है, तो अशोक का 273 से है, लेकिन इसके शासन काल का जो है राज्याभिषेक है अशोक का 269 ईस्वी में हुआ। 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तो कलिंग युद्ध के बारे में अब हम अशोक का सबसे पहला और मुख्य कार्य जो पढ़ते हैं वो है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध है वो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने किया। तो 261 ईस्वी पूर्व मतलब अपने शासक के जो है 13वें वर्ष में और राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बाद में। कलिंग युद्ध जो है उसका उल्लेख है अशोक ने 13वें शिलालेख में किया गया। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो उसके बाद में अशोक ने अपनी जो कलिंग युद्ध की जो विभीषिका देख के या कलिंग युग का देख के उसके बाद में उसको जो है ज्ञात हुआ कि ये बहुत गलत हुआ है, तो उसने अपनी भैरी घोष और दिग्विजय की नीति को त्याग कर अभिधम मतलब धम्म घोष की नीति मतलब धर्म की जो नीति है वो प्रारंभ कर दी। उसके बाद में हम अशोक के अभिलेखों में बताते हैं कि अशोक को मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक कहा जाता है। रुमिनदेई अभिलेख में जो है मौर्य काल की जो कर नीति है, अशोक की जो कर नीति है उसका जो उल्लेख है स्पष्ट वो है रुमनदेई जो है रुमिनदेई में कर नीति का ज्ञात होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो अशोक का जो है इलाहाबाद अभिलेख का मैंने बताया था कि रानी का अभिलेख जो है कारुबकी का नाम से मिलता है, तो रानी का अभिलेख है जो इलाहाबाद से मिलता है। सारनाथ लेख और स्तंभ लेख में जो है सारनाथ के जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने कहा कि बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणी जो फूट डालने का काम करेंगे उनके लिए उचित दंड दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अशोक का धर्म। दोस्तों हम बात करेंगे अब अशोक की धर्म नीति क्या थी या फिर अशोक का धर्म क्या था। तो हम बात करते हैं अब अशोक का धर्म।
अब हम बात करते हैं अशोक का धर्म। अशोक के जो धर्म है तो उसमें हम बात करते हैं कि अशोक का धर्म कौन सा था। तो अब हमारा है अशोक का धर्म। अशोक का धर्म कि मतलब अशोक का धर्म क्या था। देखो अशोक का धर्म जो है, प्रारंभ में अशोक जो है सम्राट अशोक थे, वो ब्राह्मण धर्म के ही अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म को ही मानने वाले थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का मन परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई जो है निग्रोध, अशोक का बड़ा भाई था सुमन और सुमन का पुत्र था निग्रोध। निग्रोध जो है, निग्रोध के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने वाला जो है भिक्षु था, उपगुप्त था। इसके बाद में अशोक ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया। इसके बाद जो है अशोक ने एक उपासक के रूप में, अब बौद्ध धर्म बन गया तो बौद्ध धर्म धारण कर लिया, तो एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के जो प्रारंभिक काल में एक उपासक के रूप में इन्होंने, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया की यात्रा की, मतलब 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग युद्ध किया और बोध गया की यात्रा की कब, 10वें वर्ष में। दोस्तों तो 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध जो है बोध गया की यात्रा की। उसके बाद में भाब्रू शिलालेख, जो अपने भाब्रू शिलालेख कहां पड़ता है भाब्रू शिलालेख दोस्तों, विराटनगर जयपुर, विराटनगर राजस्थान। जयपुर में भाब्रू शिलालेख, जिसमें बौद्ध के बुद्ध धर्म और संघ की अशोक द्वारा व्याख्या की गई। मतलब भाब्रू शिलालेख में ज्ञात होता है कि अशोक ने, जो विराटनगर जयपुर में पड़ता है, बुद्ध धर्म और संघ की व्याख्या की, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए संघ बनाए, उनके लिए आचार और नियम जो है जारी किए। और अशोक शासन के 12वें वर्ष में निगलीसार गया, 12वें वर्ष में जो है निगलीसार गया और वहां पर कनक मुनि बौद्ध, निगलीसार गया और कनक मुनि बौद्ध के दर्शन किए। अशोक के जो स्तंभ मिलते हैं तो कौन कौन से स्तंभ मिलते हैं, देखो सिंह स्तंभ मिलता है सारनाथ से, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, सिंह स्तंभ सारनाथ से। बैल रामपुरवा, बिहार से। हाथी संकीसा, हाथी मिलता है संकीसा उड़ीसा से। एकल सिंह जो है इनका अभिलेख मिलता है, एकल सिंह का अभिलेख मिलता है लौरिया नंदनगढ़ से, बिहार, लौरिया नंदनगढ़ से। अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो अशोक के शासनकाल में, आपको पिछली क्लास में बताया था कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। इसके अलावा अशोक का जब बौद्ध धर्म है उसके बारे में बात करते हैं तो अशोक ने जो है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद में, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद में जो है इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी वन की यात्रा की। लुम्बिनी वन कहां, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में ही जो है, रुम्मीनदेही में तो है उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में, रुम्मीनदेही में। तो लुम्बिनी वन की यात्रा की और वहां पर कर घटाकर, कर कर दिया कितना घटाकर, 1/8। मतलब रुम्मीनदेही की वासी जो है उन वासियों के लिए कर घटाकर जो मात्रा है 1/8 कर दी गई। उसके अलावा
अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है, ये जो बुद्ध के जीवन से है हाथी, जैसे महात्मा बुद्ध का वो है सिंह, हाथी, सिंह, बैल, हाथी, सिंह, बैल, सांड और घोड़ा बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है, मतलब उनके जो है महात्मा जो है बुद्ध है उनके प्रतीक है हाथी, सांड उनके गर्भ में आने का, घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है, सिंह उनका प्रतीक है, हाथी उनको जो ज्ञान मिला उसका। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों के ही अपने जो अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः ये प्रतीक चिन्ह है जो प्राप्त होते हैं। अशोक के जो धम्म की जो परिभाषा दी है, अशोक ने जो अपने धम्म की परिभाषा दी है, अशोक ने अपने धम्म का जो विस्तार किया है, वो जो सारी है वो लिए गई है राहुलोवाद सूत, जिसे गेह विजय भी इसको क्या गेह विजय भी इसे कहा जाता है। राहुलोवाद, राहुल पता चल गया आपको, पिछली कक्षा में देखा दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। तो अशोक की जो धम्म की जो शिक्षा है या जो भी ली है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है दोस्तों। इसके अलावा अशोक ने अपने धर्म यात्रा का जो प्रारंभ किया, तो अशोक सारी जगहों पे गए। आपको पिछली कक्षा में बताया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहले, अशोक ने उसकी यात्रा की, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहले जो उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। तो सारनाथ की अशोक ने यात्रा की। महात्मा बुद्ध को जो है अपने जो सबसे ज्यादा उपदेश, एक तो पहला उपदेश दिया सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दोस्तों, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने जो है श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती की यात्रा की। महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, वहां पर वो गए। कुशीनगर जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उस जगह की उन्होंने यात्रा की। उसके अलावा लुम्बिनी वन, जो आपको बताया अभी, लुम्बिनी वन में भी अशोक गए। बौद्ध से महात्मा बुद्ध की से भी जो भी रिलेटेड या संबंधित जो भी जगह थी, वहां पर सारी जगहों पर अशोक ने भ्रमण किया। उसके अलावा अशोक जो है अपने जो अभिलेख है, जो शिलालेख जो अशोक के बने हुए हैं, उन अभिलेखों में उसने बताया कि ब्राह्मणों का जो है ये सारी चीजें वो मिथ्या है। 5वें लेख में कहता है अशोक कि मैं दंड और समता का व्यवहार जो है अपनाऊंगा। अशोक ने प्रथम जो पृथक शिलालेख है अशोक के जो प्राप्त हुए हैं, धौली और जोगड़ से द्वितीय, मतलब इसके 2 शिलालेख है। तो प्रथम पृथक शिलालेख इसको कहा जाता है, प्रथम पृथक शिलालेख। इसमें अशोक के जो है धौली और जोगड़ से जो मिले हैं, इसमें प्रथम पृथक शिलालेख है। इसमें कहा गया है कि समस्त प्रजा, इंपॉर्टेंट है, समस्त प्रजा मेरी संतान है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो अब देखो, अब हमने बात की थी, ये है सारी बातें कि अब हम देखते हैं कि अशोक के शासनकाल, या अशोक का मतलब मान लो हमने पिछला भी थोड़ी बहुत देर पहले पढ़ा अशोक के जीवन काल के बारे में कि अशोक राजा बना, कैसे बना, उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि अशोक ने का जो अब बड़ा भाई था सुमन, उसके पुत्र निग्रोध के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने वाला कौन था? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इसके पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण करते ही अशोक ने अपनी जो है भैरी घोष और दिग्विजय की नीति को तो युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया, लेकिन पूरी तरीके से ये बौद्ध बन गया। इसके बौद्ध बनने के बाद में अशोक ने जो है सबसे पहले 9वें वर्ष में इसने युद्ध किया, तो मतलब शासन के 10वें वर्ष बाद, युद्ध करने के कुछ ही महीनों बाद इसने अपनी बोध गया की, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी यात्रा की। इसके अलावा अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन की यात्रा की, जहां पर लुम्बिनी वन के वासियों को, जो बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है, लुम्बिनी वन के वासियों के लिए कर की मात्रा घटाकर इन्होंने 1/8 कर दी। उसके अलावा अशोक के भाब्रू शिलालेख में जो है ज्ञात होता है, जो राजस्थान में मिलता है, कि इसने बुद्ध धर्म और संघ की जो है परिकल्पना की। अशोक ने कनक मुनि 12वें वर्ष में इन्होंने जो है कनक मुनि के निगाली सागर जो है स्थान है, वहां पर ये बौद्ध के स्थान पर गए।
तीसरी बौद्ध संगति भी जो है, आपको पिछली कक्षा में बताया कि तीसरी बौद्ध संगति जो मोगलीपुत्र तिस्य के में की, तो 250 ईसा पूर्व है, वो अशोक के काल में हुई। इसके बाद में हमने बताया था कि हाँ, उपगुप्त से इन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्य का अशोक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव था। अशोक ने फिर के जो अभिलेख है, वो अभिलेखों में हाथी, जैसे महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह थे जानवर, वो सारे प्रतीक चिन्हों की इसने अपने अभिलेखों में खुदवाई। अब हम बात करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख है वो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भारत के जो है प्राप्त हुए, जिनमें 14 इसके बृहत शिलालेख जो है, देखो लघु स्तंभ लेख अलग होता है, और होता है लघु स्तंभ लेख जो छोटे छोटे है, फिर 2 स्तंभ लेख है, जैसे बड़े सारनाथ सांची का जो है इसके वो है स्तंभ है। लघु शिलालेख है, छोटे छोटे शिलाखंड है, उनपे इसकी छोटी छोटी राज्य आगे लिखी है। लेकिन अशोक के हम आज बात करते हैं, जो हमारे अगला है कि अशोक के 14 है जो है बृहत शिलालेख। अशोक के जो 14 बृहत शिलालेख है, उन बृहत शिलालेखों का मतलब है अशोक ने अपने जो शासन काल में, अशोक के शासनकाल के जो मूल आधार है, ये अशोक के शासनकाल के बारे में दोस्तों जो भी अशोक ने किया या फिर जो भी हुआ, या अशोक के शासनकाल की जो भी मुख्य बातें हैं, उसकी जो भी राज्याज्ञा है, वो 14 बृहद शिलालेखों पर लिखी हुई है। अशोक के पूरे शासन को जानना है, उन 14 बृहद शिलालेखों को जान लो। तो 14 बृहद शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है, उसमें दोस्तों अशोक के शासनकाल की जो है सारी बातें लिखी हुई है कि अशोक का शासनकाल ये था, अशोक ने अपने शासनकाल में ये किया। तो अशोक के शासनकाल की जो सारी विशेषता है वो अशोक के 14 बृहद शिलालेखों में लिखी हुई है। तो उसमें 14 बृहद शिलालेखों में क्या है वो अब हम बात करते हैं आपसे। अशोक के 14 बृहद शिलालेख। दोस्तों अब हम बात करते हैं बृहद शिलालेख अशोक के कितने, 14। तो 14 बृहद शिलालेखों में हम बात करते हैं कि इनमें 14 बृहद शिलालेखों के विषय क्या है, मतलब इनमें किस विषय पर क्या लिखा हुआ है पूरे शिलालेखों में। तो अब हम बात करते हैं पहला शिलालेख। पहले शिलालेख में पशु बलि, पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि निंदा, सामाजिक समारोह पर, सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध, पशु बलि की निंदा और सामाजिक जो समारोह है उन पे प्रतिबंध। देखो क्या है कि पशु बलि की निंदा और सामाजिक उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया, क्यों? क्योंकि इन उत्सवों में उस समय लोग मांसाहारी थे, तो इसने भी, अशोक ने भी बोला कि जीव हत्या को पूरी तरीके से, जैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांत मानते हैं कि जीव हत्या को दोस्तों पूरी तरीके से निषिद्ध कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कुछ लोग, लेकिन अशोक ने कुछ अनुमति दी कि विभिन्न या कोई जो है बार के दिन की, इस बार को खाली जो है जो भोजन जो बनता है वहां पर 1 या 2 मोर जो है, मोर उस समय खाते थे लोग, तो मोर 1-2 मोर को काट के या खा सकते हैं। तो दूसरे अब तो इसने उस तरीके से मतलब इन अवसरों पर प्रतिबंध लगा दिया कि इन प्रतिबंधों में खाना पीना बनेगा, तो उस चीज को जो है जीव हत्या और पशु बलि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध अपने आप लग जाए, तो उन पर रोक लगा दी। दूसरे में अशोक जो है इसमें सामाजिक कल्याण के कार्य, सामाजिक कल्याण के कार्य, कल्याण के कार्य तथा सामाजिक कल्याण कार्य तथा मनुष्य व पशु चिकित्सा, मनुष्य व पशु चिकित्सा, मनुष्य व पशु चिकित्सा, मनुष्य व पशु चिकित्सा तथा दक्षिण भारतीय राज्य, दक्षिण भारतीय राज्य
चेल चोर आदि का जो है वर्णन मिलता है। दोस्तों दूसरे अभिलेख है जो अशोक का, ये कहता है कि सामाजिक कल्याण के कार्य, मतलब सामाजिक कल्याण के कार्य जो है अशोक ने दूसरा अभिलेख के, मतलब रोडों पर इसने जो है उचित पानी की व्यवस्था करवाई, नालियां बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, सरायों का निर्माण करवाया कि व्यक्ति जो है रास्ते से छायादार वृक्ष लगवाए, पशु और मनुष्यों के लिए जो है चिकित्सालय खुलवाए। तो इसने सामाजिक कल्याण के कार्य है उसमें किए। तीसरा अभिलेख है इसमें प्रादेशिक धम्म प्रादेशिक राजुक अधिकारियों की जो है नियुक्ति की, कि ये प्रादेशिक और राजुक अधिकारी है जो इनका जो है उल्लेख किया और युक्त भी है। प्रादेशिक राजुक और युक्त जो है अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों की नियुक्ति करने का जो है उद्देश्य था कि ये जो समाज में या फिर जो इसके शासनकाल में जो भी चीज चल रही है उसको आके, मतलब इसके मुख्यमंत्री थे, उसको आके अशोक को ये अवगत कराए। और उसके लिए ये था कि इसने उन लोगों को कह रखा था कि तुम मेरे से रात को या कभी भी 24 घंटे में तुम्हारी उपलब्ध हूं, कभी भी आके मेरे को प्रजा की शिकायत बनाए। इसने चौथे अभिलेख में कहा धम्म नीति का वर्णन और अनैतिकता पर दंड, कि धम्म नीति में कोई अनैतिकता फैलाएगा उसको उचित दंड दिया जाएगा। तो और अशोक ने पांचवें अभिलेख में अपने कहा धम्म महामात्रों की नियुक्ति कितने 13वें वर्ष में 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, क्योंकि धर्म के जो उचित नीति प्रबंध है इनको करवाने का लिया। तथा इन धर्म मात्रों को छठे में कहता है धम्म मात्रों को आदेश, धम्म महामात्रों को जो है छठे में धम्म महामात्रों को आदेश देता है कि तुम प्रजा की शिकायत मेरे से किसी भी समय आकर कर सकते हो। सातवां अभिलेख है धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जो बात करता है। सातवां अभिलेख है अशोक की धार्मिक जो है सहिष्णुता है उसको दर्शाता है। सातवां अभिलेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों के जो है योग है या सभी धर्मों के एक समान अधिकार मिलना चाहिए। आठवां अभिलेख उसके जो धम्म यात्रा है उनका उल्लेख करता है तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य। आठवां अभिलेख है धम्म यात्रा उल्लेख और सामाजिक निर्माण कार्य, और सामाजिक जो निर्माण के जो कार्य हैं उन निर्माण कार्यों का उल्लेख करता है अशोक का आठवां शिलालेख। नौवें शिलालेख में सामाजिक उत्सवों की निंदा और नैतिक जो है सामाजिक उत्सवों की निंदा और नैतिकता पर बल दिया गया। नौवें में है सामाजिक उत्सव निंदा और नैतिकता पर बल। स्त्री व्यभिचार का वर्णन। नौवें शिलालेख में अशोक ने सामाजिक उत्सवों की निंदा की, नैतिकता पर बल दिया और स्त्रियों को जो भी गलत व्यवहार है, गलत व्यभिचार है उसके लिए वर्णन किया कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको उचित दंड दिया जाएगा। राजा को हर क्षण, 10वें में अशोक कहता है कि राजा को हर क्षण प्रजा हित में सोचना चाहिए। प्रजा हित में राजा को हर समय जो है सोचना चाहिए। तथा 11वें शिलालेख में
माता पिता, गुरुजन, मित्र के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। माता पिता, गुरुजन, मित्र इनके साथ में श्रेष्ठ जो है व्यवहार करना चाहिए। अशोक का 12वां लेख कहता है सभी धर्मों के मध्य सहिष्णुता का भाव रहे। सभी धर्मों के मध्य सहिष्णुता का भाव रहे। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मिस्र के जो है तुर्मे, एंटियोक आदि जो है कुछ यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। 14वें शिलालेख में प्रजा को धार्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी। और 14वां शिलालेख अशोक के जो सारे शिलालेख है इनका जो है एक तरीके से बोले तो निचोड़ है। 14वां शिलालेख जो है अशोक के अभिलेखों के बारे में पूरी तरीके से बात करता है। तो अशोक के अभिलेखों में हमने देखा कि पहले अभिलेख में अशोक कहता है कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, पशु बलि की निंदा की, सामाजिक समारोह नहीं होने चाहिए, सामाजिक कल्याण कार्य मनुष्य के और पशुओं के लिए जो है वो किए। और दक्षिण भारतीय राज चोर, चेड, पार्य और पांड्य आदि जो राज्य है, चोल, चेल और पांड्य जो राज्य है, केरल पुत्र, सरिय पुत्र, उनका वर्णन है। प्रादेशिक राज्यों को युक्त जो है अधिकारी है उनकी नियुक्ति है 3रे में। और हर 5वें वर्ष में अधिकारियों को दौरे पर जाने का, बौद्ध जो धर्म है उनके दौरे पर, धार्मिक नीतियों का वर्णन किया। अनैतिकता जो कोई करेगा उसके लिए दंड दिया जाएगा। 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और वो नियुक्ति की 13वें वर्ष में। 6ठे में धर्म महामात्रों को आदेश दिया कि वो प्रजा के कर्तव्य के लिए या हित के लिए कोई भी बात कभी भी मुझसे आके कह सकते हो। 7वें में धार्मिक सहिष्णुता का जो सिद्धांत है वो दिया। 8वें में धर्म यात्रा को उल्लेख दिया और सामाजिक निर्माण कार्य, कुएं खुदवाना, जलाशय बनवाना आदि का जो है निर्माण करवाया। 9वें में सामाजिक उत्सवों की निंदा की और नैतिकता पर बल दिया और स्त्री व्यभिचार का जो है वर्णन होता है। 10वें में राजा को हर क्षण जो है प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए। 11वें माता पिता, गुरुजन और मित्रों के साथ में हमेशा श्रेष्ठ व्यवहार रखना चाहिए। 12वें में कहा कि सभी धर्मों के मध्य में सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। कलिंग युद्ध का वर्णन और यूनानी राज्यों का जो उल्लेख है 13वें शिलालेख में मिलता है। और धार्मिक जीवन जीने की शिक्षा जो है अशोक के 14वें शिलालेख में ज्ञात होती है। अब हम बात करते हैं कि अशोक के शासन के बाद में क्या हुआ। तो अशोक के शासन के बाद में हुआ मौर्य काल का पतन। अशोक के शासन के बाद में कुछ ही जो राजा है दोस्तों वो बने, लेकिन वो कोई भी योग्य राजा नहीं था। अशोक की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में, लेकिन मौर्य काल का जो पतन है वो है अशोक के पश्चात ही होना प्रारंभ हो गया। अंतिम मौर्य शासक जो है वो बना, अंतिम मौर्य शासक जो बना वो था बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक बना। बृहदद्रथ अंतिम मौर्य शासक बना, जिसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 184 ईस्वी पूर्व। और भारत में अगला राजवंश आता है शुंग राजवंश। उसके बाद में कहता है, इतिहासकार कहते हैं कि कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार है कि अशोक का जो पुत्र था जालौक, उसने कश्मीर पर शासन किया। अशोक ने ही श्रीनगर राज्य की स्थापना की। अब अशोक के जो इनका जो मौर्य काल के जो पतन के बारे में जो उल्लेख दिए उसमें है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जो कहते हैं, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार है क्या है, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, ब्राह्मणवादी
प्रतिक्रिया, हरप्रसाद शास्त्री ने ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसक अहिंसक धम्म नीति। इसके अलावा डीडी कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी के अनुसार है आर्थिक संकट। उसके बाद में हम बात करते हैं रोमिला थापर, केंद्रीय प्रशासन, रोमिला थापर केंद्रीकृत प्रशासन आदि। अब हम बताते हैं अब इसमें कि देखो मौर्य काल के जो पतन के जो मुख्य कारण थे, उनमें इनका जैसे पतन हुआ तो इनके मुख्य कारण थे कि रोमिला थापर ने कहा कि केंद्रीय प्रशासन। दोस्तों देखो, केंद्रीय प्रशासन से इसलिए इनका जो है शासन पर प्रभाव पड़ा क्योंकि इन्होंने शासन को इतना केंद्रीकृत कर दिया कि जो दूसरे जो लोग थे वो जो है, क्योंकि मौर्य काल के बाद में जो जस्ट प्रशासन आता है, क्योंकि भारत का उस मौर्य काल के बाद में भारत में जो प्रशासन है वो एक लंबा और स्थायी जो रूप से नहीं टिक सका। उसके बाद में जो मौर्यों के बाद में जो केंद्रीकृत प्रशासन है वो गुप्त काल में मिलता है, जो एक लंबा जो काल है 500-600 बाद अर्थ आया, जैसे सुंग काल आता है, फिर सातवाहन सुंग, और फिर वो भारतीय जो पश्चिमी आक्रमणकारी आए। तो इन्होंने केंद्रीय प्रशासन है, उससे जनता है और आसपास के जो राज्य है वो छुटकारा पाने चाहते थे, तो उन छोटे छोटे राज्यों ने विद्रोह कर दिया, तो केंद्रीय प्रशासन का जो है विघटन हो गया। क्या बोले उसको? केंद्रीय प्रशासन का विघटन हो गया। इसके बाद में हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार ब्राह्मणवादी जो है प्रतिक्रिया, ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया की। ब्राह्मणों ने भी मौर्य काल के जो पतन है उसके लिए मुख्य उत्तरदायी, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग खुद ब्राह्मण था, सबसे बड़ा ब्राह्मण था। इसने अशोक के द्वारा जो बनाए गए 84,000 स्तूप जो है तोड़वा दिए। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध जो है उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो वृक्ष कटवा दिया। तो ब्राह्मणों ने जो है, क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध धर्म इतना हावी हो गया, तो ब्राह्मण जो है इस चीज से दुखी हुए, परेशान हुए, उन्होंने भी मौर्य काल के पतन के लिए उत्तरदायी हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अहिंसक धम्म नीति। दोस्तों अहिंसक धम्म नीति किस लिए कारणवश है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है वो अपनी आप को युद्ध इनमें भी बिजी रखे, लेकिन अशोक ने अपने आप को व्यस्त नहीं रखे, उसने युद्ध नीति को त्याग कर जो धम्म नीति अपनाई, उससे भी प्रशासन जो है थुल हो गया। उसमें भी प्रशासन में जो है उसमें निथुल हो गया, मतलब प्रशासन कमजोर हो गया, क्योंकि अशोक ने अपने द्वारा कोई नए राज्य नहीं जीते जिससे वो कि एक बड़ा प्रशासन बना सके। उसके बाद के जो अशोक के इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी है वो भी कमजोर हुए, तो उन्होंने भी जो प्रशासन का जो केंद्रीकृत जो बना के रखे, जो मौर्य वंश के और शासकों ने किया, वो उन जो है बाद के जो शासक बने उन पे नहीं हुआ। और डीडी कौशाम्बी के अनुसार है आर्थिक संकट का भी उल्लेख करते हैं, क्योंकि आर्थिक संकट उस समय फैल गया, क्योंकि सातवाहनों के उसके बाद मौर्य काल के बाद में एक जो वंश आता है सातवाहन वंश, तो उस समय जो आर्थिक संकट फैला, क्योंकि उस सातवाहनों के सीसे और प्रोटीन के सिक्के मिलते हैं, तो लगता है कि सातवाहनों के समय में भी ये मौर्य के समय में भी दोस्तों जो है आर्थिक संकट फैल गया। कुछ मानते हैं कि यूनानी प्रभाव के कारण भी, निहार रंजन ने कहा कि यूनानी प्रभाव के कारण भी जो है मौर्य काल का पतन हुआ। अब दोस्तों हम अगली जो कक्षा है उसमें बात करेंगे मौर्यकालीन जो है प्रशासन के बारे में, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि मौर्य काल का प्रशासन कैसा था।